मूवी की स्टार्टिंग में कुछ लोगों की बातों से हमें पता लगता है कि उनका दोस्त आदित्य समुद्र में छोटी सी नाव लेकर गया था। तूफान शुरू हुए काफी देर हो चुकी थी, लेकिन अभी तक आदित्य समुद्र से नहीं लौटा था। दूसरी तरफ हम आदित्य को समुद्र में तैरता हुआ देखते हैं। उसकी बोट टूट चुकी थी और वो किसी तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। सीन यहीं कट होता है और अगली सुबह हम आदित्य को बेहोशी की हालत में देखते हैं। छोटे छोटे पक्षी उसके पास मंडरा रहे थे। किसी तरह से लड़खड़ाते हुए वो जमीन के ऊपर पहुंचता है। आगे कुछ लोग वहां मौजूद राजा को सूचना देते हैं कि हमें समुद्र के पास एक बहुत बड़ा आदमी मिला है। उनकी बातें सुनने के बाद राजा का सेनापति छटन सिंह बीच में ही टोकते हुए बोलता है, चामुंडा इस वक्त यहाँ नहीं आ सकता, वो हमेशा फसल की कटाई पर आता है। यहाँ एक आदमी बताता है कि वो कोई और है, मुझे पूरा विश्वास है वो चामुंडा नहीं है। उनकी बातें सुनने के बाद राजा की बेटी अमोली भी अपने पिता को कहती है कि हमें एक बार चलकर देखना चाहिए। इसके बाद राजा और वहाँ की प्रजा समुद्र की तरफ निकल जाते हैं। कुछ देर बाद जब ये लोग समुद्र के पास पहुँचते हैं तब इन्हें आदित्य दिखाई देता है और हमें समझ आता है कि ये लोग अभी तक आदित्य के बारे में ही बातें कर रहे थे। हम समझ पाते हैं कि समुद्र के रास्ते से आदित्य इन छोटे लोगों की दुनिया तक पहुंच चुका था। उस बड़े आदमी को देखने के बाद छटन सिंह सैनिकों को हुक्म देते हुए कहता है कि इसे तुरंत बांध दो, लेकिन कोई भी सैनिक उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। यहाँ जेरेन नाम का एक सैनिक अकेला ही रस्सी लेकर आगे बढ़ता है और उसकी हिम्मत देखकर बाकी सैनिक भी धीरे धीरे आदित्य के पास जाने लगते हैं। देखते ही देखते ये छोटे लोग कुछ ही देर में आदित्य को मोटी मोटी रस्सियों से बांध देते हैं। कुछ देर बाद जब आदित्य को होश आता है तो वो एक ही झटके में अपने शरीर पर बंधी सभी रस्सियों को तोड़ देता है। हम समझ पाते हैं कि आदित्य अभी भी पूरी तरह से होश में नहीं आया था। ये देखने के बाद सेनापति फिर से सैनिकों को उस पर हमला करने का हुक्म देता है, इसीलिए सभी सैनिक उस पर तीर बरसाने लगते हैं। हालांकि उस हमले का आदित्य के शरीर पर ज्यादा असर नहीं होता, लेकिन वो परेशान होकर फिर से जमीन पर गिर जाता है और पानी पानी चिल्लाने लगता है। पानी मांगने की आवाज सुनकर राजा उसकी मदद करने की सोचता है और फिर से जैरन आगे बढ़कर आदित्य की मदद करता है। देखते ही देखते आदित्य पानी के काफी सारे घड़े पी जाता है। कुछ देर बाद आदित्य को होश आता है और वो हैरानी से अपने इधर उधर देखने लगता है। उन छोटे लोगों को देखकर आदित्य सोचने लगता है कि मैं जरूर कोई सपना देख रहा हूँ, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि ये कोई सपना नहीं है, बल्कि असलियत में वो छोटे छोटे लोग उसके सामने खड़े हैं। होश संभालने के बाद आदित्य उन लोगों को अपने बारे में बताता है और उन्हें एहसास दिलाता है कि तुम लोगों को मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद राजा के कहने पर ही कुछ सिपाही आदित्य के रहने का इंतजाम करते हैं। कुछ देर बाद यहाँ नाच गाने का इंतजाम किया जाता है और आदित्य के पहुंचने पर राजा बताता है कि हम अपने मेहमानों का स्वागत इसी तरह से करते हैं। यहाँ आदित्य भी अपने तरीके से इन्हें खुश करने की कोशिश करता है। रात के समय हम सेनापति को उसके चेले से बातें करते हुए देखते हैं और हमें पता लगता है कि कुछ सालों पहले छटन सिंह ने अपने ही गुरु को मारकर उनसे एक जादुई ताकत चुरा ली थी, जिसकी मदद से उसने एक महाकाय राक्षस को पैदा किया था, जिसका नाम उसने चामुंडा रखा और उसी की मदद से वो अपने राज्य शुंडी पर राज करना चाहता था। मरने के बाद छटन सिंह के गुरु ने उसे श्राप दिया था कि दूसरी दुनिया से कोई और बड़ा मानव इस धरती पर आएगा जो चामुंडा का खात्मा करेगा और तुम्हारी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। इसीलिए छटन सिंह उस बड़े आदमी के आने के बाद से काफी परेशान हो गया था। वो नहीं चाहता था कि आदित्य और शुंडी वासियों के बीच दोस्ती बढ़े। अगले सीन में हम सेनापति को जंगल की तरफ जाता हुआ देखते हैं और एक जगह पहुंचकर वो अपनी जादुई शक्ति की मदद से चामुंडा को प्रकट करता है और उसे अगले दिन शुंडी पर आक्रमण करने को कहता है। यहाँ चामुंडा पूछता है कि अभी तो फसल की कटाई में काफी समय है, तो छटन सिंह आदित्य के बारे में बताते हुए कहता है कि गांव में कोई बड़ा आदमी आया है, इसलिए तुम्हें कल ही शुंडी में आना होगा। हम समझ पाते हैं कि सेनापति अपनी जादुई शक्ति से कभी भी चामुंडा को छोटा या बड़ा कर सकता था। इसके बाद हम चामुंडा के शरीर का साइज बढ़ते हुए देखते हैं। अगले दिन आदित्य काफी सारे गांव वालों को कहीं जाते हुए देखता है और जैरन से पूछने पर आदित्य को पता लगता है कि आज चामुंडा इस गांव में आने वाला है। चामुंडा के खाने के लिए कुछ भेड़ बकरियों के साथ साथ एक इंसान को भी उसे देना पड़ता है। ये बात सुनकर आदित्य काफी हैरान होता है। वो नहीं चाहता था कि कोई भी गांव वाला ऐसे अपनी जिंदगी को गंवाए, इसीलिए वो गांव वालों की मदद करने का फैसला करता है। कुछ देर में ही ये लोग चामुंडा के पास पहुंच जाते हैं
और जब चामुंडा एक बच्चे को निगलने लगता है तब आदित्य यहाँ पहुंचकर उसकी जान बचा लेता है। हालांकि चामुंडा आदित्य से काफी ज्यादा ताकतवर था, लेकिन आदित्य उसे अपनी बातों में उलझाकर बेवकूफ बना देता है और मौका देखकर उसे एक जोर का पंच मारता है, जिस वजह से चामुंडा का शरीर मिट्टी बनकर अचानक से कहीं गायब हो जाता है। अगले सीन में हम छटन सिंह को चामुंडा पर गुस्सा करते हुए देखते हैं। उसने पहले ही चामुंडा को आगाह किया था कि वो काफी चालाक आदमी है, लेकिन इसके बावजूद भी चामुंडा उससे हार चुका था। अगले दिन चामुंडा फिर से गांव के लोगों पर हमला करता है और जब आदित्य उन्हें बचाने के लिए आता है तब चामुंडा उस पर हमला करना शुरू करता है। अब की बार वो आदित्य की बातों में नहीं आता, वो मार मार कर आदित्य को जमीन पर गिरा देता है। ये देखकर गांव वाले चामुंडा को पत्थर मारकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। इतने में आदित्य जमीन से उठ जाता है और अपनी पूरी ताकत के साथ चामुंडा पर हमला करता है। हम देखते हैं कि उसका शरीर छोटे छोटे केकड़ों में बदलकर फिर से कहीं गायब हो जाता है। ये देखने के बाद राजा के साथ साथ सभी गांव वाले काफी खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ छटन सिंह आदित्य से पीछा छुड़ाने की योजना बनाता है। उसकी बातों से हमें समझ आता है कि वो जयरन को मारकर उसकी मौत का इल्जाम आदित्य पर लगाने वाला था, क्योंकि आदित्य और जयरन की काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और जयरन दिन का ज्यादातर समय आदित्य के साथ ही गुजारने लगा था। इसीलिए वो जयरन को मारकर राजा को यकीन दिलाना चाहता था कि ये बड़ा आदमी उनका दोस्त नहीं है बल्कि उनका दुश्मन है। अगले दिन सेनापति जयरन का पीछा करते करते जंगल में पहुंचता है और उसे इस बात का पता लगता है कि राजा की बेटी अमोली और जयरन एक दूसरे से प्यार करते हैं। हालांकि सेनापति एक तीर से जयरन पर हमला करता है, लेकिन उसका निशाना चूकने की वजह से जयरन की जान बच जाती है। इससे पहले कि जयरन हमला करने वाले को देख पाता तब तक छटन सिंह वहां से भाग जाता है। इसके बाद छटन सिंह राजा के पास जाकर अमोली और जयरन के बारे में उन्हें सब बता देता है और जयरन के खिलाफ राजा के मन में जहर भर देता है। जयरन की सच्चाई का पता लगने के बाद राजा भरी प्रजा के सामने जयरन को ये कहकर अपनी सेना से निकाल देता है कि एक मामूली सिपाही कभी भी राजा नहीं बन सकता। ये देखने के बाद अमोली के साथ साथ जयरन के दोस्त भी काफी परेशान हो जाते हैं। वहां से निकलने के बाद जयरन आदित्य के पास पहुंचता है और जब जयरन आदित्य को अपने साथ हुए बर्ताव के बारे में बताता है तो आदित्य राजा से बात करने के लिए महल के पास पहुंच जाता है। आदित्य राजा को समझाने की कोशिश करता है कि आपको अमोली और जयरन के फैसले का साथ देना चाहिए। यहाँ सेनापति फिर से आदित्य और राजा के बीच झगड़ा करवा देता है, जिस वजह से राजा अब आदित्य से भी नाराज हो जाता है और राजा का स्वभाव देखकर आदित्य भी नाराज होकर वहां से चला जाता है। रात के समय सेनापति फिर से चामुंडा से मिलने के लिए जंगल में जाता है। वो चामुंडा को समझाते हुए कहता है कि शुंडी पर कब्जा करने का यही सही समय है। सबसे पहले तुम्हें आदित्य को खत्म करना होगा। अब कोई भी गांव वाला राजा की मर्जी के खिलाफ जाकर उसकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। इसके बाद सेनापति चामुंडा को एक तलवार देता है। अगली सुबह हम आदित्य को अपनी टूटी हुई नाव ठीक करते हुए देखते हैं। वो अब यहाँ और नहीं रहना चाहता था। जब जयरन उसे वापस जाने की तैयारी करते हुए देखता है तब वो भागकर गांव वालों के पास जाता है ताकि वो उनकी मदद से किसी तरह से आदित्य को रोक पाए, लेकिन कोई भी गांव वाला उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि वो राजा की मर्जी के खिलाफ जाकर आदित्य से दोस्ती नहीं रखना चाहते थे। लेकिन गाँव के कुछ बच्चे आदित्य को मनाने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद हम उन बच्चों को आदित्य को मनाते हुए देखते हैं और कुछ देर बाद आदित्य यहाँ रुकने का फैसला कर लेता है। जब आदित्य उन बच्चों के साथ खेल रहा था तभी छटन सिंह के कहने पर चामुंडा यहाँ हमला करता है। आदित्य उसके हाथ में मौजूद तलवार से बचने की काफी कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही देर में चामुंडा लगातार आदित्य पर काफी सारे वार करता है, जिस वजह से आदित्य बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। छटन सिंह अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो चामुंडा को शुंडी पर हमला करने का आदेश देता है। आदित्य को मरा हुआ समझकर ये लोग शुंडी की तरफ बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि छटन सिंह अपने कुछ आदमियों के साथ मिलकर राजा और उसके मंत्रियों के साथ साथ राजा के सभी वफादार आदमियों को अपना बंदी बना लेता है और गांव में चामुंडा आतंक मचाना शुरू करता है। ऐसे ही जब चामुंडा को एक लड़की दिखाई देती है तो वो उसे पकड़कर जिंदा ही निकल जाता है। दूसरी तरफ जयरन गांव वालों को बताता है कि चामुंडा ने आदित्य को बुरी तरह से घायल कर दिया है। वो चाहता तो हमें छोड़कर भाग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि अपनी जान की परवाह किए बिना उसने हमारी जान बचाने की कोशिश की। ये सुनने के बाद सभी गांव वाले आदित्य की मदद करने का फैसला करते हैं। हम देखते हैं कि गांव के आधे लोग आदित्य का इलाज करने में लग जाते हैं।
वहीं आधे लोग उसके लिए एक बड़ी तलवार बनाने का काम शुरू करते हैं ताकि अगली बार वो चामुंडा का सामना कर सके। अगली सुबह तक आदित्य पूरी तरह से ठीक हो चुका था। इसके बाद जयरन राजा और उसके मंत्रियों को आजाद करवाने की योजना बनाता है। सबसे पहले जयरन अमोली को कैद खाने से निकालता है और जब छटन सिंह को इस बात का पता लगता है तो वो अपने एक चेले के साथ जयरन को रोकने के लिए निकल जाता है, लेकिन वो दोनों मिलकर भी जयरन का सामना नहीं कर पाते। जयरन बड़ी ही चालाकी से गांव वालों के साथ मिलकर राजा और मंत्री को आजाद करवा देता है और उन्हें आजाद करवाने के बाद जयरन छटन सिंह और उसके चेलों को गुफा में ही कैद करवा देता है। हमेशा की तरह जयरन ने एक बार फिर से साबित कर दिया था कि उससे बेहतर सिपाही यहाँ कोई और नहीं है, इसीलिए राजा उसके साथ किए गए दुर्व्यवहार के लिए माफी मांगता है। जब ये लोग यहाँ से निकल रहे थे तब छटन सिंह इन्हें बताता है कि तुम चामुंडा से कभी नहीं जीत सकते, मैंने पहले ही उसे सारी भयानक ताकतें दे दी हैं। दूसरी तरफ चामुंडा अचानक से आदित्य के सामने प्रकट हो जाता है तो आदित्य अपनी तलवार से उस पर वार करता है और एक ही वार से उसका खात्मा कर देता है। आदित्य के साथ साथ सभी गांव वालों को यही लगता है कि चामुंडा मारा गया, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से आदित्य के सामने प्रकट हो जाता है और अपनी तलवार को सांप में बदलकर आदित्य पर हमला करना शुरू करता है। आदित्य अपने पास मौजूद तलवार की मदद से ही उस सांप को भी मार डालता है और फिर से चामुंडा अचानक से कहीं गायब हो जाता है। ऐसे ही चामुंडा आग के गोले बरसाकर आदित्य पर हमला करने लगता है। हालांकि आदित्य हर बार चामुंडा से जीत रहा था, लेकिन लगातार लड़ने के कारण अब वो भी जख्मी होने लगा था। कुछ देर बाद चामुंडा एक भयानक रूप धारण करता है और जब आदित्य उसके सर पर मौजूद सींग को तलवार से तोड़ता है तब वो सींग पास में ही मौजूद समुद्र में गिरकर जलने लगता है। ये देखकर जयरन को याद आता है कि जब चामुंडा ने गांव पर हमला किया था तब पानी का एक घड़ा उसके हाथ पर गिरने की वजह से चामुंडा का हाथ जलने लगा था। इसके बाद चामुंडा एक चील का रूप धारण करता है तो आदित्य उस पर हमला करने की कोशिश करने लगता है। ऐसे ही हमला करने की कोशिश में आदित्य की तलवार जमीन के अंदर घुस जाती है और जब आदित्य तलवार को बाहर निकालता है तो गड्ढा होने की वजह से जमीन से पानी निकलने लगता है और जब वो पानी चामुंडा के शरीर पर पड़ता है तब उसका शरीर जलने लगता है। ये देखने के बाद जयरन आदित्य से कहता है कि तुम्हें और पानी डालना होगा। अब तक आदित्य को भी समझ आ चुका था कि चामुंडा की कमजोरी पानी है, इसीलिए आदित्य अपनी तलवार से चामुंडा के चारों तरफ गड्ढे करने लगता है और पानी गिरने की वजह से चामुंडा का पूरा शरीर जलने लगता है। इसके बाद आदित्य उस पर हमला करना शुरू करता है और आखिरकार वो चामुंडा का खात्मा कर देता है। मूवी के एंड में हम आदित्य को समुद्र की तरफ लौटता हुआ देखते हैं। हालांकि गांव वाले नहीं चाहते थे कि वो उन्हें छोड़कर जाए, लेकिन आदित्य वापस से अपने घर लौटना चाहता था। इसके बाद आदित्य इस उम्मीद में समुद्र की तरफ निकल जाता है कि किसी तरह से वो अपनी दुनिया का रास्ता ढूंढ लेगा और इसी सीन के साथ ये मूवी भी खत्म होती है।